हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हर शाम को इस चैनल पर शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट करता हूँ, जहाँ पे मेरी कोशिश होती है न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। तो चलिए सबसे पहले आज के दिन बजाज फाइनेंस को देखते हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई थी। और मैक्स की बात की जाए तो ये स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टी बैगर साबित हो चुकी है, जहाँ पर ये कई लोगों को करोड़पति बना चुका है। तो एक ऐसे स्टॉक को गिरने का अपॉर्चुनिटी, अगर ये स्टॉक गिरता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी लूज ना करें। ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऐसा होता है। इसका बेस्ट बाइंग लेवल लगभग 5500 के आसपास देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। और आप चाहो तो ऐसे स्टॉक को किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा अपवर्ड चार्ट के साथ चलता है। इस चार्ट में कभी भी शायद ही कभी डाउनवर्ड होता है, और जब ये डाउनवर्ड होता है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, जैसे कि 2020 के कोरोना टाइम में, और फिर इस वक्त में लेकर आ रहा था और अभी आने वाला है। अभी बजाज फाइनेंस में थोड़ी सेंटीमेंट ख़राब है, क्योंकि जैसे जैसे रेट हाइक हो रहा है वैसे वैसे लोन लेने की दर थोड़ी कमते जा रही है, जिस वजह से बजाज फाइनेंस के अगले क्वार्टर या फिर नेक्स्ट 2 क्वार्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट नीचे की ओर जाते हुए देखने को मिल सकती है, जिस वजह से ये थोड़ी डाउनवर्ड की तरफ चल रहा है। अगली स्टॉक की बात करें तो प्रिंस पाइप लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 3% की गिरावट अर्जित किया है। जहाँ पर मैक्स की बात की जाए तो मैक्स में लगभग 250% की बढ़ोतरी अर्जित किया है। कोरोना की वजह से ये भी स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। ये इसमें नीचे आने की एक और वजह है कि क्योंकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के टाइम में प्रिंस पाइप के सीईओ ने का एक बयान आया था, जहां पर सीईओ ने कहा था कि सभी चीज़ का कॉस्ट प्राइस महंगे होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन नीचे की ओर जा रहा है। तो इस वजह से और इसी वजह से लगभग ये नीचे की ओर जा रहा है। और इस कमेंट्री में एक चीज़ और ऐड की गई थी, जहाँ पर इनके सीईओ ने कहा था कि आने वाले 2 क्वार्टर में भी उम्मीद है कि प्रॉफिट मार्जिन नीचे की ओर होगा। तो अगली स्टॉक की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 4% की गिरावट अर्ज किया है। और मैक्स की बात की जाए तो मैक्स में इसने धुआंधार कमा कर दिया है, जहाँ पर लगभग 600% की प्रॉफिट कमाकर इन्वेस्टर्स के हाथों में दिया है। इस कंपनी में सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये कंपनी लगभग सबसे ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इनका जो भी रॉ मटेरियल है ये चाइना से आता है। तो जैसे जैसे चाइना की हालत ख़राब होगी वैसे वैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी की हालत ख़राब होगी। तो चाइना की हालत तो हमेशा ख़राब रहने वाली है नहीं। तो इस वजह से आप लोग इस स्टॉक पे नज़र रखें और एक अच्छी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पर इसकी प्राइस लगभग जहाँ पे ये अभी सपोर्ट प्राइस पे ही है, और इसका अगला सपोर्ट प्राइस लगभग 3400 रुपये है। तो आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हो। अगली बात कर रहे हैं तो IRCTC में OFS बहुत सही टाइम पे आ गया था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने लगभग एक स्टॉक को 680 रुपये के प्राइस पे ख़रीदा था, और आज के दिन 609 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये जब से OFS आया ये कंटिन्यूस नीचे ही जा रहा है, क्योंकि उसके बाद मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट भी आ चुके थे। और आप लोग चाहो तो इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हो, क्यों, लेकिन इसे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में उतना ही पोजीशन बनाए जितना आप एक स्मॉल कैप कंपनी में पोजीशन बनाते हो। अगली बात करें तो ICICI बैंक, जहां पर पूरी बैंकिंग सेक्टर नीचे की ओर जा रही थी, वहीं पे ICICI बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 1 साल में 20% का रिटर्न कमा कर दिया। और बॉटम से देखें तो उससे भी ज़्यादा इसने रिटर्न कमाया था। हाँ, तो बॉटम से इसने लगभग 28-30% का रिटर्न कमा कर अपने इन्वेस्टर्स के हाथों में दिया है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं वो सभी डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे थे, और सिर्फ ICICI बैंक, तो इसमें कोई चीट वाली बात नहीं है कि कंपनी चीट कर रहा है या कुछ और कर रहा है, क्योंकि ICICI का बैंक का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ऊपर की ओर जा रहा था, जहाँ पर दूसरे बैंकों का प्रॉफिट मार्जिन नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा था। इस वजह से इस बैंकिंग ICICI से कुछ ज़्यादा ही लोग उम्मीद बना बैठे हैं, और ये स्टॉक कंटिन्यूस से ऊपर भागता रहा। अब देखना ये हुआ कि क्या ये स्टॉक अगले क्वार्टर में भी अपने इन्वेस्टर को ऐसे ही प्रॉफिट मार्जिन लाकर खुश कर सकता है, या फिर ये डाउनवर्ड चला जाता है। अगले स्टॉक की बात करें तो BVL, जो जल्दी गिरने का नाम ही नहीं लेता, और आज के दिन काफ़ी भारी भरकम गिरावट के साथ ही इसने क्लोजिंग की है। आज के दिन क्लोजिंग लगभग 6% के
अप्रॉक्स में की है। और 1 साल की बात किया जाए तो BVL ने लगभग अपने इन्वेस्टर्स को 128% का रिटर्न कमा कर दिया, और वहीं पर 5 सालों में लगभग 600% का रिटर्न कमा कर दिया है। तो ये एक मोनोपोली स्टॉक है, इसके आसपास का कोई स्टॉक ही नहीं है। ये वही कंपनी है जो इंडिया में पेप्सी मार्केट में सेल करती है। इस स्टॉक में अपने गिरावट पे बिल्कुल नज़र बनाए रखें। इसका सपोर्ट लगभग 1000 के आसपास है, तो 1000 के आसपास आते ही आप लोग इसमें बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो। अगली बात कही जाए तो पॉलीकैब में आज के दिन लगभग 4% की गिरावट देखने को मिला है, जहां पर पॉलीकैब ने 1 साल में 6% का रिटर्न और 5 सालों में धुआंधार 300% का रिटर्न कमाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बायरिंग की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी पॉलीकैब ही जानी जाती है। हैवेल्स से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन अब के टाइम में बात की जाए तो पॉलीकैब से भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने लगे, जैसे स्विच वगैरह। लेकिन पॉलीकैब का जो मेन काम है वो बायरिंग से रिलेटेड है। इसका जो सपोर्ट प्राइस 2500 रुपये है और दूसरा सपोर्ट प्राइस है 2200 रुपये है, तो आप लोग इसमें बाइंग क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हो। ये एक बहुत वही उम्दा कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो रिलैक्सो की बात की जाए तो लगभग पिछले 5 सालों में 150% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया, जहां पर ये काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद 150% अपने इन्वेस्टर्स के हाथों में दिया है। लेकिन ये अभी के टाइम में लगभग टॉप से 40% की गिरावट पर ये ट्रेड कर रहा है, तो आप लोग इसके बारे में सोच सकते हो। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है। रिलैक्सो मार्केट का हाल में ही रिलैक्सो ने बाटा को बीट करते हुए मार्केट का किंग बना, जहाँ पर रिलैक्सो मार्केट का सबसे सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया बाटा को पीछे करते हुए। नेक्स्ट भी बात की जाए तो KPIT की बात करें तो क्लोजिंग लगभग 5.5% की गिरावट के साथ हुई है, लेकिन ये ट्रेड करते हुए लगभग 10% की गिरावट देखने को इसमें मिली थी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही दिन पहले KPIT में गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 930 रुपये का बाइंग टारगेट बताया था, और वो टारगेट अचीव करने से पहले ही KPIT नीचे की ओर जाने लगा था। आप लोग देख सकते हो अभी KPIT 670 रुपये पे है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो चार्ट काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है। और KPIT EV गाड़ी में जितनी भी सॉफ्टवेयर बनाती है तो KPIT ही बनाती है, सारी गाड़ियों में नहीं, लेकिन EV व्हीकल्स में जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं तो KPIT भी उसी बिजनेस में काम करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो टाटा मोटर्स की बात की जाए तो आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो टाटा मोटर्स का ग्राफ कुछ ज़्यादा अच्छा तो देखने को नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल एक ट्रेडिंग वाली चार्ट देखने को मिल रही है, लेकिन टाटा के मैनेजमेंट ने बोला था कि 2030 तक अपनी कंपनी को डेप्ट फ्री बना देंगे, तो इसी चीज़ पे लोग दाव खेल रहे हैं। आप लोग करेक्ट करना, शायद मैं सही बोला हूँ, 2030 तक बोले थे या 2025 तक बोले थे। और टाटा मोटर्स में आप सबसे लोग दाव इस बात पे खेल रहे हैं आने वाले EV पे। अगर आपको EV मॉडल पे बिलीव है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर में चलने की आपको लगती है उम्मीद है, तो आप लोग टाटा मोटर्स में बने रह सकते हैं, वरना टाटा मोटर्स को छोड़ सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो टाटा पावर की भी ज़रूरी बात होती है, जहाँ पर टाटा पावर आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 5.3% की गिरावट देखने को मिली थी। और इसका मैक्स का भी चार्ट देखा जाए तो ये भी बिल्कुल ट्रेडर वाली चार्ट देखने को मिल रहा है। पहले की बात की जाए तो टाटा पावर में कोई जान नहीं थी, इसके फंडामेंटल्स बहुत ही बेकार थे, लेकिन आज के टाइम में EV के आने की वजह से टाटा पावर में बहुत बड़ी उम्मीद देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने भी EV चार्ज होने वाले हैं उन सभी में टाटा पावर बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है, जिस वजह से टाटा पावर में एक नई उम्मीद जगी है कि आने वाले कुछ सालों में टाटा पावर बहुत ही बड़ी प्रॉफिट मार्जिन निकाल कर लाएगा अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो और टाटा पावर में एक चीज़ और है कि टाटा पावर ही ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग टाटा पावर पे काफ़ी बुलिश हैं। नेक्स्ट, और चलिए मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।